आप देख रहे हैं वॉरियर बागी फैंटिस अर्श के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। मेरा नाम रजत है और मैं एक डिलीवरी बॉय के तौर पर काम करता था। लेकिन एक हादसे ने मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी। ये बात कोरोना काल की है। हम डिलीवरी बॉयज की जिम्मेदारी तब और भी बढ़ गई थी क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं निकल सकते थे। मेरी कंपनी के कई स्टोर थे, लेकिन एक स्टोर शहर के बीचों बीच फंसा हुआ था जहां डिलीवरी करना किसी खतरे से कम नहीं था। उस दिन रात के 12 बजे मुझे उसी स्टोर से एक ऑर्डर उठाना था। शहर सुनसान था, गलियों में अजीब सा सन्नाटा था। मैं जैसे ही वहां पहुंचा, दुकान का शटर आधा खुला हुआ था। अंदर अंधेरा था, लेकिन मुझे किसी के सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक आदमी सो रहा था। मैंने उससे पूछा, भाई साहब, आपने ऑर्डर किया था? वह धीरे धीरे उठा, उसकी आंखें गहरी लाल थीं। उसने मुझे कुछ देर इंतजार करने को कहा। दुकान के अंदर गहरा अंधेरा था, माहौल अजीब लग रहा था। मुझे डर तो लग रहा था, लेकिन काम तो करना था। वैसे तो मुझे डिलीवरी करते 2 साल हो गए थे। मेरे नीचे कई लड़के भी काम करते थे, लेकिन उस समय सब घर जा चुके थे। मालिक ने कहा था, तू ही आखिरी ऑर्डर दे आ। मजबूरी में मैं वहां रुक गया। वह आदमी अंदर चला गया और मैं बाहर सन्नाटे में खड़ा रहा। लेकिन तभी मुझे अंदर से कुछ गिरने की तेज आवाज सुनाई दी। कहानी जारी रही। आदमी थोड़ी देर बाद ऑर्डर लेकर आ गया। उसने मुझसे कोड मांगा। मैंने तुरंत कोड बताया और ऑर्डर डिलीवर कर दिया। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि मेरा डिलीवरी बैग दुकान के अंदर ही रह गया है। मैंने उससे कहा, भाई साहब, मेरा बैग अंदर रह गया, मैं लेकर आता हूं। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से सिर हिला दिया। मैं जल्दी से दुकान के अंदर गया, लेकिन वहां बैग कहीं नहीं दिखा। अजीब सी घबराहट हो रही थी। फिर मेरी नजर काउंटर के पास दाई तरफ गई। वहां मेरा एक बैग पड़ा था। मैंने जल्दी से बैग उठाया और जैसे ही पलटा, मेरा मालिक सामने खड़ा था। उसने गुस्से में पूछा, अब तक डिलीवरी नहीं की? मैंने हड़बड़ाते हुए कहा, मालिक, बैग अंदर छूट गया था, उसे लेने आया था। वो भड़कते हुए बोला, अब ज्यादा टाइम मत लगाना, जल्दी जाओ और फिर सीधे घर चले जाना। मैंने सिर हिलाया और दुकान से बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही मैंने दुकान के अंधेरे कोने में नजर डाली, मेरा खून जम गया। वहां वही आदमी खड़ा था जिसने ऑर्डर लिया था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा लाल थीं और उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी। एक और ऑर्डर डिलीवर करेगा। मैंने उसकी बात सुनकर सिर हिला दिया और कहा, नहीं भाई, बहुत रात हो चुकी है, अब घर जाना है। मेरी बात सुनते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। उसने गुस्से से कहा, तुझे डबल पैसे दूंगा। डबल पैसे? मेरे कदम ही रुक गए। वैसे भी काम का ज्यादा पैसा किसे बुरा लगता है, और अगर बस एक डिलीवरी करनी थी तो इसमें हर्ज ही क्या था। मैंने सोचा, चलो कर ही देते हैं। मैंने उससे पूछा, कहां डिलीवर करना है? उसने बिना कुछ बोले काला बैग मेरे हाथ में थमा दिया। बैग थोड़ा भारी था और जब मैंने उसे पकड़कर उठाया तो उसमें से हल्की हल्की सरसराहट सुनाई दी। मैंने चौंक कर उससे पूछा, इसके अंदर क्या है? उसने मेरी ओर घूरकर कहा, ज्यादा सवाल मत कर, बस इसे वहां तक पहुंचा दे जहां बताया है, और ध्यान रखना, अगर रास्ते में कोई भी रोके तो रुकना मत। अगर कोई आवाज दे तब भी मत देखना, और अगर कहीं 3-4 लोग दिखें तो बिना एक शब्द बोले छुप जाना, आगे बढ़ जाना। उसकी बातें सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। आखिर ऐसा क्या है इस बैग में? लेकिन लालच के आगे डर रहा। मैंने बैग उठाया, बाइक स्टार्ट की और गली से बाहर निकल गया। रास्ते में अजीब घटनाएं। रात के 2 बज रहे थे। पूरा शहर सुनसान और अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ मेरी बाइक की गड़गड़ाहट उस सन्नाटे को चीर रही थी। जैसे ही मैं हाईवे की ओर बढ़ा, मुझे एहसास हुआ कि हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी। हल्की हल्की धुंध भी छा रही थी, जो इस मौसम के हिसाब से अजीब थी। फिर अचानक सड़क के बीचों बीच 4 परछाइयां खड़ी दिखी। वे लोग एक सीध में खड़े थे, जैसे रास्ता रोकने के लिए खड़े हों। मुझे उस आदमी की बात याद आई, अगर 3-4 लोग दिखें तो चुपचाप छुप जाना। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने तुरंत अपनी बाइक को सड़क के किनारे घुमाया और एक टूटी हुई इमारत के पीछे छुप गया। देखा, वे इधर उधर देख रहे थे जैसे मुझे ढूंढ रहे हों। उनमें से एक आदमी ने धीरे से कहा, यही बंदा है, बैग के पास ही है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। इन्हें कैसे पता कि बैग मेरे पास है?
अब मेरी हिम्मत जवाब देने लगी थी। मैं किसी तरह अपने डर को दबाए वहां चुपचाप बैठा रहा, लेकिन तभी मेरे बैग के अंदर से हल्की हल्की सरसराहट की आवाज आने लगी। मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। यह आवाज किसी सामान के हिलने की नहीं थी, यह किसी जिंदा चीज के हिलने की आवाज थी। बैग में क्या था? मैंने बैग को ध्यान से सुना। अब उसमें से हल्की हल्की सांसों की आवाज भी आ रही थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या इस बैग में कोई जिंदा चीज है? तभी उन लोगों में से एक आदमी तेजी से मेरी ओर बढ़ा। मैंने झटपट बाइक स्टार्ट की और वहां से तेजी से निकल पड़ा। पीछे से उन लोगों की दौड़ने की आवाजें आने लगी। मैंने बिना रुके बाइक भगाई, लेकिन तभी मेरी बाइक अचानक झटके से बंद हो गई। मैंने घबराकर इग्निशन ऑन करने की कोशिश की, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हुई। तभी मैंने आईने में पीछे देखा। वो लोग मेरी तरफ भागते हुए आ रहे थे। अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं था। मैंने तुरंत बैग उठाया और सड़क के किनारे घने पेड़ों के बीच दौड़ लगा दी। जंगल का डरावना रास्ता। मैं दौड़ता चला गया। चारों ओर अंधेरा था, बस चांद की हल्की रोशनी से रास्ता दिख रहा था। मेरे पीछे दौड़ने की आवाजें अब भी आ रही थीं, लेकिन फिर अचानक सब शांत हो गया। क्या वे लोग भाग गए? मैंने हिम्मत करके पीछे देखा। कोई नहीं था। पर तभी मेरे पास रखे बैग से किसी के सुबकने की आवाज आई। कोई अंदर रो रहा था। मैंने कांपते हाथों से बैग का जिप खोला। जो मैंने देखा उसने मेरी रूह तक हिला दी। बैग के अंदर एक छोटी बच्ची थी। उसकी आंखें डर से फैली हुई थी और उसके हाथ पैर रस्सियों से बंधे हुए थे। मैं सन्न रह गया। ओह, ये मैंने क्या कर दिया? मैं किस चीज की डिलीवरी कर रहा था? अब सारी बातें साफ हो गई। यह कोई साधारण डिलीवरी नहीं थी, यह किसी अपहरण का मामला था। मेरी सांसें तेज हो गई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। अब आगे क्या? मैंने बच्ची की रस्सियां खोली। वह रो रही थी, लेकिन उसकी आवाज दब गई थी, जैसे उसे चुप रहने की ट्रेनिंग दी गई हो। मैंने उससे धीरे से पूछा, तुम कौन हो और तुम्हें किसने किडनैप किया? वह कुछ नहीं बोली। तभी दूर से गाड़ियों की हेडलाइट्स चमकती दिखी। वे लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे थे। अब मेरे पास सिर्फ दो रास्ते थे, एन बच्ची को लेकर भाग जाऊं और पुलिस को सूचना दूं। डर के मारे बैग छोड़कर भाग जाऊं और अपनी जान बचाऊं, लेकिन मैं डरपोक नहीं था। मैंने बच्ची को गोद में उठाया और जंगल के एक संकरे रास्ते से पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ पड़ा। पीछे से उन लोगों की तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी और सच्चाई का सफर। मैं अंधेरे जंगल में दुबका बैठा था। चारों ओर घना सन्नाटा था, लेकिन मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मुझे लगा वो लोग मेरी धड़कनों की आवाज से ही मुझे पकड़ लेंगे। मैंने धीरे से चारों ओर देखा। वे लोग अब भी मुझे ढूंढ रहे थे। कहां गया वो? यही था। उनमें से एक आदमी ने गुस्से से कहा। मैं सांस रोके छुपा रहा। कुछ मिनट बाद जब उनकी आवाजें दूर होने लगीं, तो मैंने धीरे धीरे बच्ची को गोद में उठाया और झाड़ियों से बाहर निकला। अब मुझे पुलिस स्टेशन पहुंचना था। मैंने तेजी से अपनी बाइक की ओर दौड़ लगाई, लेकिन अंधेरे में एक पेड़ से टकरा गया और जोर से जमीन पर गिर पड़ा। मेरे पैर में तेज दर्द हुआ, लेकिन मैं उठकर खड़ा हुआ। मुझे अब किसी भी हाल में यहां से निकलना था। लेकिन मेरी गिरने की आवाज सुनकर उन लोगों की नजर मेरी ओर पड़ गई। वो रहा। एक आदमी चिल्लाया और सब मेरी ओर भागने लगे। मैंने दर्द को नजरअंदाज किया और जितनी तेज हो सकता था दौड़ लगाई। मैं किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा, पर को पीछे बैठाया और बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बाइक छटपटाने लगी। धत तेरी की, अभी खराब होनी थी। मैंने जल्दी से इंजन के तार देखे और जैसे तैसे बाइक ठीक की। अब तक वे लोग और करीब आ चुके थे। मुझे अपनी पूरी ताकत लगानी थी। भगाओ इसको, किसी ने जोर से कहा और तभी एक आदमी ने गन निकाल ली। मैंने घबराकर बाइक स्टार्ट की और तेजी से सड़क पर निकाल पड़ा। बच्ची की रहस्यमयी आवाज। रास्ते में मेरी बाइक झटके देने लगी और तभी बच्ची ने कुछ कहा, जरा मुझे मां के पास जाना है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, बेटा तुम्हारी मां कौन है? अब बच्ची ने अपना सिर उठाया। उसकी आंखों में एक अजीब सा अंधेरा था। मेरा नाम नंदिनी है। मैं 9 साल की हूं। मेरा घर रसमपुर नगर में है। मैंने घबरा कर कहा, फिर तुम यहां कैसे? उसने एक गहरी सांस ली और कहा, मेरे पापा की मौत हो चुकी थी। मेरी मां ने दूसरी शादी कर ली, लेकिन मेरे नए पापा अच्छे नहीं थे।
वे मेरी माँ को हर रोज मारते थे। उसकी आवाज भारी हो रही थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। एक दिन उन्होंने मेरी माँ को जिंदा जला दिया। मैंने झटके से ब्रेक लगाए। क्या? और जब मैं ये सब देख रही थी तो उन्होंने मेरी भी रस्सी से गला घोंटकर हत्या कर दी। अब मेरी आंखें डर से फैल गईं। बच्ची अब भी बोल रही थी। तभी से मैं अपनी माँ को ढूंढ रही हूं। डर का चरम। मैं समझ चुका था कि यह कोई साधारण बच्ची नहीं थी। बच्ची अब इस दुनिया में नहीं थी। तभी वह बोली, मुझे मेरे घर जाना है। मैं हिम्मत जुटाकर बोला, लेकिन पहले मैं पुलिस के पास जाना होगा। बच्ची ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, मुझे मेरे घर जाना है। अब तक हम रसमपुर नगर के पास पहुंच चुके थे। मेरी हालत खराब थी, लेकिन मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, तुम्हारे असली घर का पता क्या है? बच्ची ने एक घर का पता बताया जो अब खंडहर जैसा हो चुका था। आखिरी मंजिल। मैंने कांपते हाथों से बाइक रोकी और बच्ची को नीचे उतारा। उसने घर की ओर देखा और धीरे धीरे कदम बढ़ाने लगी। लेकिन तभी घर के अंदर से एक औरत निकल आई। वह भागते हुए आई और बच्ची को गले से लगा लिया। वह औरत उसकी मां थी, लेकिन वह अब इस दुनिया में नहीं थी। अब मेरे सामने मां और बेटी दोनों की आत्माएं खड़ी थीं। बच्ची ने मेरी ओर देखा, हल्का सा मुस्कुराई और कहा, धन्यवाद। फिर दोनों धीरे धीरे हवा में घुलने लगी और एक रोशनी में बदल गई। मुझे कुछ समझ नहीं आया। बस इतना जाना कि मैंने एक आत्मा को उसकी मां से मिला दिया था और फिर सब कुछ शांत हो गया। कहानी समाप्त। रसमपुर की सच्चाई। सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन मेरी रात डर और सवालों से भरी थी। मैंने ठान लिया कि मैं इस रहस्य को पूरी तरह उजागर करके ही दम लूंगा। मैं वापस उसी खंडहरनुमा घर के पास पहुंचा जहां पिछली रात नंदिनी और उसकी मां की आत्माएं दिखाई दी थी। गांव के लोगों से पूछताछ करने पर मुझे एक बुजुर्ग आदमी मिला जो इस परिवार के बारे में जानता था। बाबा, क्या आप जानते हैं कि नंदिनी और उसकी मां को किसने मारा? बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, ये बहुत दर्दनाक कहानी है। उन्होंने जो बताया उसने मेरे होश उड़ा दिए। खौफनाक अतीत। नंदिनी की मां राधा अपने पहले पति की मौत के बाद एक क्रूर इंसान से शादी करने के लिए मजबूर हो गई थी, लेकिन उसका नया पति एक वहशी था। वह उसे मारता पीटता और नंदिनी को भी प्रताड़ित करता। एक दिन जब राधा ने उसका विरोध किया तो उसने उसकी हत्या कर दी और उसे जला दिया। नंदिनी ने यह सब देखा। डरी हुई बच्ची जब पुलिस को बताने के लिए दौड़ी तो उस आदमी ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर उसकी भी हत्या कर दी, लेकिन नंदिनी की आत्मा शांत नहीं हुई। ओझा की भविष्यवाणी। नंदिनी के सौतेले पिता को जब एहसास हुआ कि उसकी आत्मा भटक रही है तो उसने एक ओझा से पूछा। ओझा ने कहा, अगर नंदिनी की आत्मा अपनी मां तक पहुंच गई तो वह मुक्त हो जाएगी, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो उसकी हत्या का सच भी सामने आ जाएगा। इसलिए उस दरिंदे और उसके दोस्तों ने नंदिनी की आत्मा को रोकने का फैसला किया। यही वजह थी कि मेरे पीछे पड़े थे, क्योंकि मैंने नंदिनी को उसकी मां तक पहुंचा दिया था। अंतिम टकराव। अब मेरे पास दो रास्ते थे। वन, डरकर चुप बैठ जाना, इस जुर्म को बेनकाब करना। मैंने दूसरा रास्ता चुना। मैं सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचा और सारी कहानी बताई। शुरुआत में पुलिस को यकीन नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उन्हें गांव के लोगों से बात करने को कहा तो सच्चाई सामने आने लगी। गांव वालों ने गवाही दी और जल्द ही नंदिनी के सौतेले पिता और उसके दोस्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर हत्या और सबूत छुपाने के आरोप लगे। अंत में जब मैं वापस उस खंडहर के पास गया तो वहां अब एक सुकून भरी शांति थी। नंदिनी और उसकी मां को न्याय मिल चुका था। मैंने आसमान की ओर देखा और हल्की सी मुस्कान आई। मुझे लगा जैसे हवा में किसी ने धन्यवाद कहा हो। आप देख रहे थे वॉरियर बागी फैंटेसी 3 अर्श के साथ। अगली कहानी के लिए जुड़े रहें।